बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर 7 से। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली आपके पास केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी है। हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके पास एक ही एटम के डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद एक ऐसे न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं जिनकी एनर्जी और शेप एक जैसी होती है। जो न्यू ऑर्बिटल्स होते हैं जितने भी बनते हैं वो उन सब की एनर्जी और शेप आपस में तो एक जैसी होती है, लेकिन वो शेप और एनर्जी दोनों डिफरेंट होती हैं उन ऑर्बिटल से जिनसे वो कंबाइन करके बने हैं। मतलब ये कि आपके पास, जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम देखते थे कि आपके पास डिफरेंट ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं डिफरेंट एटम्स के, और उसके बाद आपके पास जो न्यू ऑर्बिटल्स आते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं, वो सिमिलर होते हैं उन ऑर्बिटल्स के जो पहले से कंबाइन जिन्होंने किया हुआ है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में आपके पास ऐसा नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन में आपके पास एक ही एलिमेंट, एक ही एटम के आपके पास डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं और डीजनरेट ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करते हैं, जिनकी जो न्यू बनने वाले ऑर्बिटल्स होते हैं उन सब की एनर्जी और शेप एक जैसी होती है, लेकिन वो एनर्जी और शेप दोनों डिफरेंट होती हैं उन ऑर्बिटल से जिनकी कम्बिनेशन की वजह से ये न्यू ऑर्बिटल्स या आप कह सकते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बने हैं आपके पास। तो इस प्रोसेस की जो डेफिनेशन है, हाइब्रिडाइजेशन की जो डेफिनेशन है, ये आपकी बुक में भी गिवन है, यहाँ पे भी मैंने दे दी हुई है, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। हाइब्रिडाइजेशन वैसे तो आपके पास इनऑर्गेनिक सारे मॉलिक्यूल्स में भी इनऑर्गेनिक के भी काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती है। मतलब कि जैसे आपके पास है बेरिलियम क्लोराइड हो गया, वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है हम हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड ईयर के सिलेबस में आपके पास हाइब्रिडाइजेशन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से दी गई है, तो हम इसमें सिर्फ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे। आपके सिलेबस में 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन गिवन है, sp3, sp2 और sp। तो आज हम 1 बाय 1 इनको देख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ही ऑर्बिटल का एक s और 3p ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं और रिजल्ट करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ दी 4 न्यू डीजनरेट ऑर्बिटल्स नोन एज sp3 ऑर्बिटल्स। तो आपको ये जो मैं बोल रही हूँ ये बात यहाँ से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये जो आपके पास शेप आ रही है ये है जनाब आपके पास एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये कैसे बना है? ये जो आपको ऊपर फिगर में नज़र आ रहा है कि आपके पास एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल जब आपस में कलेक्टिवली कंबाइन करते हैं तो आपके पास 4 न्यू sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जितने ऑर्बिटल्स आपके पास कंबाइन करेंगे रिजल्टेंट में भी आपके पास उतने ही ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी। अगर आप गौर करें तो आपको जो पिंक कलर की बॉल नज़र आ रही है ये एक s ऑर्बिटल है। साथ में जो आपको 3 डबल शेप नज़र आ रहे हैं ये 3 p ऑर्बिटल्स हैं। जैसा कि आपके मालूम है p ऑर्बिटल्स फर्दर 3 टाइप्स का होता है, px, py एंड pz। तो जब ये 4 टाइप्स के ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो आपके पास रिजल्ट में फॉर्मेशन होती है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की। अच्छा, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जितने ऑर्बिटल्स आपके पास कंबाइन करेंगे रिजल्टेंट में भी आपके पास उतने ही ऑर्बिटल्स बनेंगे। मतलब कि 4 ऑर्बिटल्स ने कंबाइन किया है तो आपके पास रिजल्ट में भी 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे। जितने न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी जो एनर्जी होगी और जो उनकी शेप होगी वो वेरी करेगी, डिफरेंट होगी उन ऑर्बिटल से जिनकी कम्बिनेशन से वो बने हैं। ये अपोजिट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा नहीं होता। वो अपनी उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी भी ख़त्म हो जाती है और उनकी एनर्जी भी चेंज हो जाती है। लेकिन जो नए बनने वाले ऑर्बिटल्स होते हैं वो जितने भी हों वो सब एक ही शेप के होते हैं और उन सब की एनर्जी भी सिमिलर होती है। बहरहाल, अच्छा, अगर आप गौर करें तो ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दिया गया है इसकी जो शेप है वो आपके सामने टेट्राहेड्रल है। तो इन ऑर्बिटल्स को हम अक्सर टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन या टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। इसके अलावा जी आपको ये मालूम होना चाहिए कि अच्छा, एक बार इस प्रोसेस को आप दोबारा देख लें कि ये 3 ऑर्बिटल्स 4 के 4 कैसे कंबाइन करते हैं और एक आपके पास कैसे एक न्यू sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे एक और बात जो आपको मालूम होनी चाहिए वो ये है कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, उनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 होता है। इसके अलावा इनमें जो s करेक्टर होता है 25% होता है और जो p करेक्टर होता है वो 75% होता है। ये सारे डाटा को आप टेबुलर फॉर्म में भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे ज़रा कलेक्टिवली आपको कंबाइन करके लिख दिया हुआ है ताकि ये पॉइंट्स आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन की एक्सप्लेनेशन आ जाती है तो आपने इन पॉइंट्स को स्किप नहीं करना है। ये वाली 4 बातें आपने लाजमी लिख कर आनी है कि जो आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल होती है, बॉन्ड एंगल जो होता है 109.5। क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में sp3 हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अल्केन्स हैं
वो प्राइम एग्जांपल है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के। अल्केन्स के जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिपिक्ट करते हैं, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो s करेक्टर होता है 25% होता है। ये आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल अगर आपके पास 100 है और 4 ऑर्बिटल्स हैं तो सब के सब ऑर्बिटल्स 25 ईच शेयर करेंगे। तो क्योंकि आपके पास जो p ऑर्बिटल्स हैं वो 3 हैं, तो आपके पास जो p करेक्टर होगा वो यहाँ पे 75% होगा, जबकि s करेक्टर जो होगा वो आपके पास 25% होगा। इसमें जी हमारे पास है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी कंपैरेटिवली सिमिलर है। इसमें हमने ये देखना होता है, इसमें हमारे पास ये होता है कि आपके पास एक s और दो p ऑर्बिटल्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं और रिजल्ट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ दी 3 न्यू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर आप इस फिगर में देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि एक s और दो p ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं और एक न्यू sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हुई है। इन ऑर्बिटल्स को हम अक्सर ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। उसकी वजह यह है कि आपके पास जो ये ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी जो शेप है वो ट्राइगोनल होती है और बॉन्ड एंगल जो होता है वो आपके पास 120 होता है। आप यहाँ से इनकी फॉर्मेशन को देख सकते हैं कि आपके पास 3 तरह के ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक ही एटम के, ये बात आपने ख्याल रखनी है, वो आपस में कंबाइन करते हैं और आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो है उनकी फॉर्मेशन होती है। आपके पास जितने भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर जो s करेक्टर होता है वो 33% होता है और जो p करेक्टर होता है वो 66% होता है। उसकी वजह यह है कि आपके पास जो अगर आपके पास 100 है तो आप उसको 3 से आप उसको डिवाइड कर लें और जिसमें से 2 पार्ट्स जो है आपके पास p करेक्टर आएगा यानी कि 66.66% और जो 1 पार्ट है वो आपके पास s करेक्टर आएगा। तो इस तरह करके आपके पास ये कैलकुलेशंस की। यहाँ पे आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन का जो डाटा है वो टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। ये क्वेश्चन अगर आपको लॉन्ग में आता है सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में तो आपने ये सारे पॉइंट्स लाजमी तौर पे इंक्लूड करने होंगे। इसके अलावा अगर आप किसी एक एल्कीन के मॉलिक्यूल के एग्जांपल को एक्सप्लेन कर सकें जैसे कि इथीन को, तो आपके जो मार्क्स हैं आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आप किसी एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दें, नॉर्मली एल्कीन का ही करते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में भी वो एल्कीन गिवन है और इसके अलावा उसको एक्सप्लेन करना आसान होता है क्योंकि अगर आप लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल लेंगे तो उसमें साथ में आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो एल्कीन इज़ एन बेटर ऑप्शन जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होती हैं। तो अगर आप उसके मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करें, साथ में ये वाले सारे पॉइंट्स लिखें और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दें तो आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट में है आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन इज़ द मोस्ट सिंपल। इसमें आपके पास सिंपली एक s और एक p ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं किसी एटम के और आपके पास रिजल्ट करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अच्छा, तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि आपके पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या होता है। ये देखिए आप यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक s और एक p ने कंबाइन किया है और सिमिलर शेप एंड एनर्जी के 2 न्यू ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन कर दी है। अगर आप इसको दोबारा देखना चाहें तो आप दोबारा भी देख सकते हैं कि आपके पास एक s और एक p ऑर्बिटल्स ने आपस में कंबाइन किया है और सिमिलर एनर्जी और शेप के 2 न्यू ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन की है। क्योंकि आपके पास 2 ऑर्बिटल्स इनिशियली कंबाइन कर रहे हैं तो जो रिज़ल्ट में भी आपके पास ऑर्बिटल्स बनेंगे वो 2 ही बनेंगे। ये बात का आपने ख्याल रखना है। जितने ऑर्बिटल्स आपके पास इनिशियली कंबाइन करते हैं रिज़ल्ट में भी आपके पास उतने ही ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है। अच्छा जी, बहरहाल यहाँ पे देखिए अगर आप गौर करें तो जो मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, सॉरी मॉलिक्यूल्स नहीं ऑर्बिटल्स, sp ऑर्बिटल्स का आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो सिंपल लीनियर है और लीनियर एंगल्स की आपको जो ज्योमेट्री है लीनियर शेप की आपको पता है उसका एंगल जो होता है वो 180 होता है। तो इससे बात क्लियर है कि आपके पास जो बॉन्ड एंगल है sp हाइब्रिडाइजेशन में वो 180 होगा। जो इसकी कॉमन एग्जांपल है sp हाइब्रिडाइजेशन की वो है आपके पास जी एसिटाइलिन यानी कि इथाइन जिसको आप नॉर्मली बोलते हैं एसिटाइलिन। तो आपके पास कॉमन एग्जांपल्स है sp हाइब्रिडाइजेशन के। sp हाइब्रिडाइजेशन के हम मेजर फीचर्स देख लेते हैं। आपके पास क्या है जी, sp हाइब्रिडाइजेशन आपके पास एक लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल होते हैं, सीधे से मॉलिक्यूल होते हैं। बॉन्ड एंगल होता है 180, हम देख भी चुके हैं। एग्जांपल है जिनकी अल्काइंस, कोई भी ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स आपके पास नॉर्मली जो है sp हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं और s करेक्टर होता है 50% इसमें। उसकी वजह यह है कि आपके पास इसमें सिर्फ 2 ऑर्बिटल्स हैं, एक s और एक p, तो दोनों 50% अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, 50% करेक्टर की कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो आपके पास 50% करेक्टर है इसमें p और 50% s करेक्टर है। चलें जी, अच्छा यहाँ तक तो हो गई सारी थ्योरेटिकल बातें। अब मसला ये है कि हम ये कैसे हमें पता चलेगा कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है। तो यानी कि आपको कैसे अंदाज़ा होगा, यानी कि आप बिल्कुल फ़ौरन से आपको कैसे अंदाज़ा होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है ये इसमें जो फ़लाँ एटम है वो फ़लाँ हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। तो इसके लिए हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं।
ये एक मॉलिक्यूल देखिए, अगर आपने पिछले लेक्चर्स को गौर से स्टडी किया है तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये एक अल्केन है, एथेन का मॉलिक्यूल है ये। इसमें मैंने दोनों कार्बन्स को अलग अलग लेबल किया है, एक को C1 और एक को C2। तो अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह आया हुआ होता है अक्सर ऑब्जेक्टिव्स में कि आप बताइए कि जो कार्बन 1 है या कार्बन 2 है या A भी लिखा हुआ होता है कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो ये बड़ा सिंपल है। आप ये देखें कि जिस एटम की, जिस सेंट्रल एटम की आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछी गई है, उसके सराउंडिंग में कितने एटम्स, उसके सराउंडिंग में कितने एटम्स हैं जो सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। अगर आप गौर करें कार्बन नंबर 1 पे, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और एक और कार्बन C2 कार्बन साथ में डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ये इस तरह आपके पास 4 इसकी जो एनवायरनमेंट में 4 एटम्स जो हैं वो डायरेक्टली इसके साथ अटैच हैं, 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन। तो अब आपने ये देखना है कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास इस किस्म की है जिसके अंदर 4 ऑर्बिटल्स हैं। तो अगर आप sp को देखें तो उसके अंदर 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक s और एक p। इसी तरह अगर आप sp2 को देखें तो उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2 p और एक s। लेकिन अगर आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन को देखें तो उसके अंदर 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 p और एक s ऑर्बिटल्स। तो क्योंकि तो इस तरह आप कह सकते हैं कि इससे इस तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक छोटा सा ट्रिक है कि इस तरह आपको मालूम हो सकता है कि इस एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी। तो यहाँ पे जो C1 है इसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो 3 होगी। सिमिलरली C2 की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होगी। उसकी वजह ये है क्योंकि वो उसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सिमिलर है और दूसरा उसकी सराउंडिंग में भी 4 एटम्स हैं, 3 हाइड्रोजन और 4th कार्बन। अगर मेरा ख्याल है आपको बात समझ आ गई होगी। अगर इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए हम ये एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें आप देखिए, इसमें आपके पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन है, C1, C2, C3 एंड 4। सबसे पहले C1 को देखते हैं। C1 की अगर आप सिग्मा बॉन्डिंग को देखें तो इसका C1 कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के साथ अटैच हैं और 4th जो है कार्बन अटैच है सिग्मा बॉन्ड के साथ। तो यहाँ पे भी कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं सिग्मा बॉन्ड, या फिर आप कह सकते हैं उसके सराउंडिंग में 4 एटम्स हैं जो उसके साथ डायरेक्टली अटैच हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो C1 की हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। सिमिलरली C4 का स्ट्रक्चर भी C1 की तरह ही है, तो C4 की हाइब्रिडाइजेशन भी जो है वो आपके पास sp3 है। अब देखते हैं कार्बन नंबर 2 को। कार्बन नंबर 2 की अगर आप सराउंडिंग में एटम देखें तो उसके साथ एक हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच है और एक C1 अटैच है और एक C3 अटैच है। तो इस तरह ये 3 एटम्स बने। आपने वो वाले एटम्स को काउंट करना है जिसके साथ डायरेक्टली अटैच है। तो एक C1 है, एक C3 अटैच है C2 के साथ और एक हाइड्रोजन अटैच है। तो इस तरह ये 3 एटम्स बने और जो C2 का जो 4th बॉन्ड है वो उसने पाई बॉन्डिंग की हुई है कार्बन नंबर 3 के साथ। आप सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग को काउंट करें, या फिर अगर आप को ये मालूम नहीं है कि सिग्मा और पाई बॉन्डिंग में क्या फ़र्क है तो आप ये देख लें कि उसके सराउंडिंग में कितने एटम अटैच हैं जो उसके साथ डायरेक्ट लिंकेज कर रहे हैं। तो अगर आप गौर करें तो C2 के साथ C1, C3 और एक हाइड्रोजन डायरेक्ट लिंकेज कर रहा है। तो ये टोटल हुए 3 एटम्स। तो अब आप देखिए कि ऐसी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है जिसके अंदर टोटल 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो sp2 ऐसी हाइब्रिडाइजेशन है जिसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक s और 2 p। इसी तरह C3 के साथ भी यही मामला है कि वहाँ पे C3 ने 3 डायरेक्ट सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, 3 एटम्स के साथ वो डायरेक्टली अटैच है, C2 के साथ, C4 के साथ और हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे जो C3 है उसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो इस तरह करके आपको आइडिया हो सकता है कि जो आपको मॉलिक्यूल गिवन है उसमें किसी एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगर आपकी बात समझ आ गई है तो ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशन। ये जो आपको आप इस मॉलिक्यूल को सॉल्व करने की कोशिश करें और मुझे बताइए कि इसमें C1, C2, 4 और 8 तक जितने भी कार्बन हैं इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगर आपने इसको क्लियर कर लिया तो आपको हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गई है, और अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली अभी कुछ कमी है। तो अगर आपको जो पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ लीजिए, तो आई विल ट्राई टू आंसर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।